अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन 2021 का इख्तिताम और 2022 की इब्तिदा और आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर तारिक बट शिकागो से। बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर तारिक बट साहब आपको शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। और आपको साले 9 की मुबारकबाद हो। पाकिस्तान में तो 2022 शुरू हो चुका है और उसकी खुशियाँ मनाई गईं और आपके तवज्जुह से तमाम नॉर्थ अमेरिका और दुनिया में जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन आबाद हैं, उनको साले 9 की मुबारकबाद हो और उम्मीद है कि 2022 जो है वो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन साल साबित हो पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए, दुनिया के लिए और पैंडेमिक फ्री साल साबित हो इंशाल्लाह। लेकिन तारिक साहब आप ये देखें कि पाकिस्तान कम से कम किसी चीज़ से तो अमेरिका में आ गए, कम से कम नया साल ही पहले मना रहा है। माशाल्लाह चलें, कुछ तो वक़्त नहीं अल्लाह ताला ने ही ऐसा वक़्त दे दिया कि उसमें हम आगे हैं, वक़्त के लिहाज़ से। और इस और और जैसा कि शिकस्त आप भी नहीं दे सकता अमेरिका इसमें। जी, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने इनायत की हैं, उनमें तो हम आगे ही हैं और शुक्र है कि उसमें अल्लाह ताला ने हम पे करम रखा हुआ है। देखिए कैसे अच्छे पहाड़ दिए हुए हैं, कैसा अच्छा वतन दिया हुआ है, कौम कैसी अच्छी दी हुई है, बस लीडर अच्छे साबित हो जाएँ, तो तमाम चीज़ें कभी अच्छी हम हो। लीडर पे रोना रोते हैं, कभी कौम पे। लेकिन चलते हैं नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा जो है मिक्स होगा। पिछले कुछ एतवार को भी याद करेंगे। तारिक बट साहब ने जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था और हमारे टीवी पे तकरीबन डेली बेसिस पे वो आए और हमने यहाँ पे प्रोग्राम किए डायरेक्ट इनके तवज्जुह से इनके दोस्त जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में के अंदर लाइव शो में हमारे साथ आए और हमारे को कोरोना वायरस की अपडेट दी। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका के अंदर जो हालात पैदा हुए और सनसनी फैली, लेकिन हमने उस सनसनी को कम किया लाइव शोज़ दिखाकर कि इस तरह नहीं है, इस तरह है, आप लोग ज़्यादा ना घबराएँ, क्योंकि घबराने इस मर्ज़ से जो है, उसी को नुकसान होता है जो घबरा जाता है। तो अब नया वेरिएंट स्टार्ट हुआ है और डॉक्टर तारिक साहब जो हैं शिकागो में एक ज़िम्मेदार डॉक्टर की हैसियत से मेरा ख़्याल है वैक्सीनेशन के उसमें शिकागो जो है वह इनके रहम-ओ-करम पे रहता है। तो बड़ी मेहनत की इनके। जब मैं शिकागो गया तो बड़ा इनके बारे में पता चला और हम देखते ही रहते हैं मुख्तलिफ शोज़ में कि जो गवर्नमेंट की सतह पर होते हैं उनको पाकिस्तान के तारिक बट साहब को कितना सराहा जाता है। ये वो पाकिस्तान का पॉज़िटिव इमेज है, जो हमारे चैनल के साथ मुंसलिक है और वक़्तन-फ़वक़्तन हमें वो चीज़ें बताता है, उन चीज़ों की आगाही देता है कि जो शायद दूसरे नहीं देते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि नया आने वाले साल के साथ नया वेरिएंट भी आ गया है और पिछले दिनों अमेरिका के अंदर रिकॉर्ड 6 लाख केसेज़ एक दिन में नज़र आए। और अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि आने वाला वीक मल्टीप्लाई होगा। क्या कहेंगे? जी हाँ, जैसा कि आपने बहुत ही उम्दा तरीके से बहुत सारी चीज़ों को कवर किया जो हमने पिछले साल कोरोना वायरस के नाते से लोगों में आगाही और जो है जिस जिस तरह की उन्हें तालीम और एजुकेशनल कंपोनेंट जो था उसका वो देना ज़रूरी था वैक्सीनेशन के साथ-साथ कि वैक्सीन जो है यानी इन इटसेल्फ जो है वो खाली आपको प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि आपको उसके अलावा बहुत से हिफाजती इक़दामात जो हैं, वो करते रहना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि मास्क में जितनी अ, छूट दी गई और जिस तरह के जो सोशल डिस्टेंसिंग को कम से कम किया गया, उसके नुकसानात आखिर में सामने आने शुरू हो गए। और इसी वजह से आपने देखा कि क्योंकि एक वायरस है और ये भी बहुत चालाक होता है और अपनी में तब्दीलियाँ पैदा करता रहता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और जैसा कि आपने पहले तमाम जैसे हमारे चैनल कैपिटल टीवी पे आपने तमाम बड़े-बड़े डॉक्टर्स को मुझे याद है जो हमारे क्रिटिकल केयर के थे, जो उस वक़्त इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में काम कर रहे थे, उन सब के इंटरव्यूज़ लिए। फिर आप पाकिस्तान फिज़िशियन सोसाइटी के उसमें आए जो शिकागो में थी, जो इलिनॉय का लोकल चैप्टर है, जिसमें आपने देखा कि तमाम सतह के कांग्रेसमैन से लेके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इलिनॉय से लेके बहुत सारे लोग थे क्योंकि इसमें हर एक को मिल के काम करना है, पब्लिक ऑफिशियल्स को, डॉक्टर्स को और जो तमाम लोग हैं उन सबको। इसके बगैर ये चीज़ यहाँ से नहीं जाएगी। और इसी तरह जो है ये जो म्यूटेशन ऑफ वायरस है, ये एक नई फ़ॉर्म में आया ओमिक्रॉन जो कि
इस वक़्त सबसे कंटेजियस समझा जाता है। यानी कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन्स लग चुकी हैं, उनको भी हो रहा है, जिन्हें 3 वैक्सीन्स लग चुकी हैं, जिसे हम बूस्टर डोज़ कहते हैं, उन्हें भी हो रहा है, और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हर थोड़े दिन में ये दुगनी सतह पे पहुँच जाता है। तो इसका मतलब है कि फिर इंतहाई इसमें एक मरने की शरह कितनी है? जो ह मतलब इसमें हमने देखा कि उस तरीके से शायद हलाकतें नहीं हो रही जिस तरीके से शुरू में स्टार्ट हुआ था। आप क्या कहेंगे इसमें जो मतलब ये खतरनाक हद तक जानलेवा नया जो है वेरिएंट है या इसमें बचत हो जाती है? जी हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ तो वही है जिसमें हम बैक टू बेसिक्स जाते हैं, कि भई क्या चीज़ है जो हमें प्रोटेक्ट करती है इससे? क्योंकि हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, वो जब नहीं करता तब हमें बाहर से एक वैक्सीन लेनी पड़ती है। तो इसीलिए फाइज़र की वैक्सीन आई उस वक़्त, और मॉडर्ना की आई, और तीसरी वैक्सीन जो थी जॉनसन एंड जॉनसन, उसकी जो थी इफेक्टिवनेस वो थोड़ी कम थी, जिसको अब ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जा रहा है उस बात को कि भई आप फाइज़र और मॉडर्ना लें। जब पहली वैक्सीन दी गई उसके बाद 3 वीक के बाद फाइज़र की दूसरी वैक्सीन लेनी थी, और 4 वीक के बाद मॉडर्ना की। उसके बाद बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों से ये खबरें आईं कि भाई वो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोगों की एंटीबॉडीज़ टेस्ट की गईं कि कितनी दिफ़ाई क़ुव्वत और मुदाफ़ियत जो है वो पैदा हुई है इंसानों में। पता चला कि 6 महीने के बाद जो है सेकंड डोज़ के, वो उनकी एंटीबॉडीज़ जो लड़ाई करती हैं इस वायरस से, उनकी तादाद कम होनी शुरू हो गई, राइट? तो राइट। उसके बाद बूस्टर डोज़ का आया कि भई बूस्टर डोज़ दी जाए। सबसे पहले उन लोगों को जो उम्र में ज़्यादा हैं, या जिन्हें कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या उन्हें कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन उसके बाद अब ये आया कि भई बूस्टर डोज़ देनी शुरू कर दो 18 से साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं। और आज नई चीज़ आई है कि भई जो जो भी लोग यानी 12 साल से ऊपर हैं, उनको भी बूस्टर डोज़ दी जाए। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुदाफ़ियत पैदा की जाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी जो है उसको वो उन्हीं लोगों में कम जानलेवा साबित होगा जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई होगी। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन की हुई है, उन्हें भी ये हुआ है। अभी हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, उन्होंने ऐलान किया जूलियाना स्टैटन ने कि उन्हें हो गया है। आपने इसके अलावा पढ़ा होगा बहुत सारे सेनेटर्स को हुआ, कुछ कांग्रेसमैन्स को हुआ, और तमाम लोगों को होता है। वो भी सब इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं उन सबको हो रहा है। तो इस वक़्त सबसे जो अहम चीज़ है ख़ास तौर पे जो नए साल के जो सेलिब्रेशंस के हिसाब से, और जो पाकिस्तान में भी हमें पैगाम देना है, और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को, कि भई आप लोग अपना मास्क ज़रूर पहनें, चाहे आप वैक्सीन्स तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने लगवानी है। उसके बाद भी आप तमाम चीज़ों में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, तमाम प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और सिर्फ़ उन लोगों से मिलें जो कि अच्छा वैक्सिनेटेड। ये एक और चीज़ बताइएगा कि हमने शिकागो ही नहीं बल्कि अभी फ्लोरिडा में भी हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि फ्लोरिडा में बहुत ही खतरनाक हद तक हर तीसरा आदमी बीमार हो रहा है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कुछ छूट नहीं दे रखी है क्रिसमस के मौके पे या अब न्यू ईयर के मौके पे पार्टीज़ हो रही हैं। अभी भी मैं यहाँ वाशिंगटन में मेरे को कई जगह से बुलावा आया हुआ था जहाँ सैकड़ों लोग डांस भी करेंगे साथ, बैठेंगे भी, खाना भी साथ खाएँगे। तो लेकिन पिछले साल अगर हम इसको देखें कि ऐसा नहीं था, तो क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों मतलब इतनी छूट क्यों दी हुई है गवर्नमेंट ने? जी, ये बहुत उम्दा सवाल है, और इस सवाल को बहुत ही अहमियत देनी चाहिए। अगर छूट भी दी है तो हमें चाहिए कि उस छूट को ना लें। क्योंकि वजह ये है कि गवर्नमेंट के जो है वो कोई वायरस को कंट्रोल तो नहीं कर सकती ना। और जहाँ तक उनकी ये चीज़ें जो हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो रिकमेंडेशंस ये हैं कि भई अब जैसे न्यूयॉर्क में वो कह रहे हैं जी हम सबकी वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करेंगे। लेकिन जब ये साबित हो चुका है कि ओमिक्रॉन जो है, वो वैक्सीनेशन के बावजूद भी लोगों को लग सकता है, हुँ। और लोग एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। तो अब आप अगर या तो अगर आप सारे रिगर से जाएँ, हर आदमी का जो है कोविड-19 टेस्ट लें जब वो जाने लगे कहीं या उन तकरीबात में, और उसके बावजूद आपको पता है जब आप टेस्ट लेंगे तो वो रैपिड टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव है तो आपको यकीन नहीं है कि वो पॉज़िटिव हो सकता है लेटर ऑन, और शुरू में लोग एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें, तो संजीदगी के साथ अगर आप सोचें, तो गवर्नमेंट ने अगर छूट दी भी है तो लोगों को खुद भी एनालाइज़ करना चाहिए और सोचना चाहिए।
एक एक फिज़िशियन की हैसियत से मैं कहूँगा कि अगर तो आप अपने उन लोगों में मौजूद हैं जिन सब लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, आपका घर है अपना, आपके लोग हैं या उस तकरीब में सब लोग हैं और रैपिड टेस्ट भी कर रहे हैं, तमाम एहतियाती डालें, फिर तो आप थोड़ा बहुत गैदरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैसिव किस्म की गैदरिंग है, मैं समझता हूँ इसमें बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है और जो लोग जा रहे हैं वो अपना खुद रिस्क लेके ओके। जा रहे हैं अच्छा और इस बात की भी जी, फरमाइए। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये रैपिड टेस्ट जो है, हमने देखा कि आज वर्जीनिया जैसी जगह पर भी लोगों को अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप किसी भी जगह 3 से 4 घंटे, 5 घंटे वेटिंग पीरियड है आपका टेस्ट कराने का। और रैपिड टेस्ट जो है वो कहते हैं कि जनाब सिर्फ़ 20 टू 40% वो है, इवन नॉट 50%। वो आपके ख़्याल में क्या क्या ख़्याल है कि रैपिड टेस्ट क्यों मतलब उसकी परसेंटेज 70 या 80 या 90% क्यों नहीं है? जी हाँ, क्योंकि उसमें जो है आप जो चीज़ें हैं उनको अगर आप आपने शुरू में नोट किया होगा जब एबट ने ये टेक्नोलॉजी शुरू की थी, तो उसमें सिर्फ़ 20% लोग थे। जिन जो टेस्ट में जिनमें रिलायबिलिटी थी, इसीलिए इस टेस्ट को नाकारा करार दिया गया था। इसीलिए पीसीआर जो है वो अब भी टेस्ट जो है वो उसको एक गोल्डन स्टैंडर्ड समझा जाता है। हुँ, इस जो आपने बात की इन्हीं बातों को हमें सोचना चाहिए कि अगर रैपिड टेस्ट रिलायबल ही नहीं है, तो आप क्यों करना चाहते हैं उस टेस्ट को किसी इस जगह पर जहाँ पर आप लोगों का मजमा जो है इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं। अब देखिए शिकागो में इस वक़्त बहुत सारे लोगों ने खुद ही जनवरी 3rd के बाद बंद कर दिए। इसमें हमें जो एक गूल्सबी जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र थे प्रेज़िडेंट बराक ओबामा के, उन्होंने सबसे अच्छी बात की जब इन्फ्लेशन पे बात हुई, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात हुई, उन्होंने कहा कि इस वक़्त अगर कोई भी इंसान है और कोई भी शख़्स है, उसको सबसे ज़्यादा अपनी सेहत पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अपनी सेहत की हिफ़ाज़त करनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एक शायर थे जिन्होंने कहा था ना कि जान है तो जहान है प्यारे। तो बिल्कुल। उसकी वजह यही है कि अगर जान है तो ही जहान रहेगा ना, वरना तो इंसान वो उन्होंने कहा था वरना ज़िंदगी पानदान है प्यारे। तो वो मतलब है उसकी एक वजह थी कि ज़िंदगी फिर ख़त्म हो गई तो फिर तो किसी चीज़ की अहमियत अच्छा ही ख़त्म हो जाती है। ताई साहब अभी हमने देखे शिकागो में भी एक बड़ा शो हुआ अभी फ्राइडे को या सैटरडे को मेरा ख़्याल है, तो बता रहे थे कि रैपिड टेस्ट करके और फिर अंदर जाने दिया जा रहा था जब उन इ तो अब पाकिस्तान के हमने अंदर एयरपोर्ट पे देखा कि वो ₹6000 माँग के और वो रैपिड टेस्ट करके और फिर उसके बाद एक दूसरा टेस्ट भी उनको चाहिए होता है। यानी लो कई जगहों पे, कई मुल्कों में हमने देखा कि पैसे कमाने का भी एक ज़रिया बना दिया गया है, ना कि अपने लोगों को आप चीज़ें प्रोवाइड करें। अब अमेरिका के अंदर हमने देखा कि जो भी आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी शिकायत की कि आने के बाद हमें कोई तकलीफ दी या जाने से पहले कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुई। तो आप क्या कहते हैं कि ये 2022 जो नया साल है, इसमें गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्टेड हैं यूएस गवर्नमेंट के साथ। आपका अमला और आप जो है वो जितनी भी नई चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं या नए हदायतें होती हैं, वो आपको डायरेक्ट मिलती हैं। क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन देख रहे हैं आप? या थोड़ा-सा सख्ती होगी? यहाँ पे अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का भी चक्कर चल रहा है कि मानना या ना मानना, तो क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, और देखिए कि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह शिकागो मेडिकल सोसाइटी जो कि ओल्डेस्ट सोसाइटी है बिल्कुल। कुक काउंटी और शिकागो की सिंस 1850 और उसको उसमें हमने एक कोविड-19 टास्क फ़ोर्स भी बनाई हुई है जिसमें हमने तमाम जो मुमताज़ जो हैं एक्सपर्ट्स उनको रखा हुआ है और हम टाउन हॉल मीटिंग्स भी करते हैं जिसमें सैकड़ों डॉक्टर हिस्सा लेते हैं, कोई तकरीबन 17,000 डॉक्टर्स को रिप्रेज़ेंट करती है शिकागो मेडिकल सोसाइटी, शिकागो और कुक काउंटी में। तो उसमें अगर आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोचें कि जिस चीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा है, अस्पतालों की ये हालत हो गई है कि इस वक़्त इलिनॉय में कम से कम गवर्नर ने रिक्वेस्ट की है अस्पतालों से कि भई अस्पताल भरते जा रहे हैं, आईसीयू बेड्स भरते जा रहे हैं। तो हम क्या समझें इस बात को कि इससे आप ये अख़ज़ करेंगे कि ये जानलेवा है कि नहीं है, लेकिन अस्पताल लेवा तो ज़रूर है भाई और इसमें काफ़ी सख्तियाँ आ जाती हैं, क्वारंटीन करना पड़ता है, आपको कामों से मतलब छुट्टी लेनी पड़ती है। इस वक़्त आप देखिए हम एक क्लिनिक सिस्टम चलाते हैं जिसमें
1000 एम्प्लॉइज़ हैं और हमारे 35 क्लिनिक्स हैं। हर क्लिनिक में आधे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बेचारे इस वक़्त कोविड-19 पॉज़िटिव हैं। वाओ! और उनकी वजह से अब या तो आप उस वक़्त में जाएँ जब लॉकडाउन था, कि जिसमें कि भई आपने एक तरीका बनाया हुआ था, एक प्रोटोकॉल्स बनाई हुई थी। अगर हम उस एक्सटेंट पे नहीं भी जाते, तो हमें ये ज़रूर करना पड़ेगा कि भाई अब एहतियात करें, ख़ास तौर पे इनडोर एक्टिविटीज़ में। आउटडोर है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग करें, इनडोर जो है उसमें आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस वक़्त आप फ्लोरिडा में देख रहे हैं क्योंकि वहाँ सर्दी होती है। गर्मियों में वहाँ पर आप आम तौर पे देखेंगे कि लोग जो हैं वो जो हैं बाहर घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे या इनडोर हैं। सर्दियों में भी उनके यहाँ ये मुश्किल आती है कि सर्दियों में वहाँ पे फ्लोरिडा में उनको, क्योंकि गर्मियों की आदत है तो सर्दियों में वो इनडोर हो जाते हैं काफ़ी लोग। तो इसलिए जो ये तमाम आपको जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि एक सिनेरियो दे रहा हूँ, कि अगर आप लॉकडाउन नहीं भी करते तो नियर लॉकडाउन कंडीशंस पे हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हुए हैं। ओके। अब देखिए 3 तारीख से शिकागो में तमाम रेस्टोरेंट को ये हिदायत की गई है कि वो जो है वैक्सीनेशन कार्ड्स देखें। जब मैं ओह! सैन फ्रांसिस्को, जी हाँ, बिल्कुल। अगर वाओ! वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, तो वो आपको जाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये तो बड़ा आपने मतलब ज़बरदस्त न्यूज़ मुझे अभी तक नहीं पता थी। तो नाज़रीन आप देखें कि आने वाले दिन जो हैं वो एक दफ़ा फिर मेरा ख़्याल है आने वाले चंद माह और यही वजह थी कि हमने अपनी कैपिटल टीवी की जो कुछ हम तकरीबात कर रहे थे, हमने वो मनसूख़ की क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें और हम अपने प्रोग्राम करके और किसी को मुश्किल नहीं पहुँचाना चाह रहे थे। तो यही वजह है कि सेफ रहें आने वाले साल में बिल्कुल भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा तारिक भाई ने कि सबसे पहले अपनी सेहत को देखें। तो हम भी वही कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश वही है कि हम जो हैं अवॉइड करें बड़े फंक्शन में जाने से और बेशक गवर्नमेंट इजाज़त दे भी दे, लेकिन सेहत तो आपको अपनी है, जान है तो जहान है। तो तारिक भाई सबसे उसके बाद चलते हैं दुनिया में जो क्राइसिस हुए अफ़गानिस्तान अ, जो है 2021 में जो है हमने देखा कि एक गवर्नमेंट पे कब्ज़ा हो गया और अब वो जो है मुस्लिम उम्मा से मदद की दरख्वास्त कर रही है। लेकिन वहाँ पर जो है पाबंदी लगी, औरतों की जॉबों पर भी लगी। उसके बाद औरत को किसी मर्द के बगैर बाहर निकलने पर पाबंदी लग गई। तो उम, मतलब हम कहाँ देख रहे हैं और पाकिस्तान जो है मुसलसल उधर से ये खबर आ रही है कि हम तो अफ़गानिस्तान के साथ हैं और हम फ़ेवरिज़्म में हैं, तो हम दोनों मुल्कों को यही समझें कि वहाँ औरतों के हकूक़ जो हैं ग़स्ब किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे थोड़ा-सा इस पे तजज़िया देंगे? जी हाँ, ये एक जो अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजों की वापसी थी, जिसे अब्रप्ट विथड्रॉल कहा जाता है, उससे तमाम जो उनके सिस्टम्स थे वो कोलैप्स हो गए। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है मसावी हुकूक का, कहीं भी मैं मुझे तो कहीं ऐसी बात समझ नहीं आती कि जहाँ इंसान 2022 में हम दाखिल हुआ चाहते हैं और कुछ लोग दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पे हम अब तक सिर्फ हमारा दिमाग खातून और उनकी नक़्ल-ओ-हरकत और वो कैसे लगें और क्या पहने और क्या करें और कहाँ जाएँ और कहाँ ना जाएँ। कल्चरली हम लोग इन इन चीज़ों से निकल नहीं सक रहे। अब आप देखिए कि अब अफ़गानिस्तान के कोई 20,000 लोग जो हैं उन्हें अमेरिका में लाया गया है, लेकिन कितने मिलियंस तो वहीं रह रहे हैं ना। अब जो लोग यहाँ अभी 1050 फैमिलीज़ को शिकागो और विसिनिटी और इलिनॉय में सेटल किया गया है। आज ही मेरी गुफ्तगू हो रही थी, जो यहाँ पे एक खातून है, मुस्लिम विमेन सेंटर चलाती हैं, उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, जो पाकिस्तान पेशावर में रहीं और पढ़ीं, सीमा कादिर कुरैशी। और उसके अलावा इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज़ जो है, वो फेडरल गवर्नमेंट से मुसलसल राब्ते में। ये जैसा कि आपको इल्म है कि प्रेज़िडेंट बाइडेन ने पहले रेफ्यूजीज़ हैं, जिनको $6.6 बिलियन एलोकेट किए गए हैं, उनको सेटल करने के लिए। लेकिन कोई भी इक़दाम नहीं किया गया अफ़गान हुकूमत या अफ़गानिस्तान के उन शहरियों को कोई भी मदद देने के लिए अभी तक अमेरिका की जानिब से।
जो लेकिन कि एक कटारिया साहब एक बात मुझे बताएँ, जब मैं क्योंकि बहुत क्लोज़ मॉनिटर कर रहा था अफ़गानिस्तान और अमेरिका का जो ये अमेरिका की फ़ौजियों की वापसी का, कि अमेरिका की गवर्नमेंट एक बना के आई वहाँ पर और अमेरिका मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया में तमाम जो इनके सफ़ारतख़ाने थे वो खुले थे। एक साढ़े 3 लाख की फ़ौज विद इक्विपमेंट, सैकड़ों की जहाज़ अपने हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सब कुछ वहीं पर छोड़कर आई है, जबकि हम समझ रहे थे कि ये सब लेके जाएँगे वो और हमने देखा कि वो जिस तरीके से हेलीकॉप्टर पे वो कितने काबिल हैं चलने के, कितने नहीं हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर हुकूमत को चलने देते और सिर्फ़ एक चीज़ कहते कि जनाब नए इलेक्शन कराए जाएँ और नए इलेक्शन करके जो भी हुकूमत आती उसको ट्रांसफ़र किया जाती और फिर आप जो मर्ज़ी करते वो आपका मुल्क है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से एकदम दिनों में मुल्क फ़तह होते हुए हमने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ सोची भी नहीं थी कि ये इस तरीके से हुआ जैसे फ़िल्मों में नहीं होता कि आपने 3 घंटे की फ़िल्म थी और एक मुल्क फ़तह कर लिया। तो यहाँ से थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क नज़र आया और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने मज़ालिम का सिलसिला जारी रखा और अभी तक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो हज़ारों ट्रक जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं राशन के, इससे उससे, जबकि पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत जो है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है कि उसका क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में। अभी जो मिनी बजट आया उसने तो मतलब मेरा ख़्याल है गरीब की कमर तोड़ दी, वो अभी पता नहीं चलेगा आपको। आपको 1 महीने बाद पता चलेगा कि हुआ क्या आपके साथ। चलें, दुआ तो हमारे साथ है कि भाई दुआ है हमारी कि वो करे लेकिन दुनिया दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है ना, वो अगर अमेरिका निकल गया है और आपको पता है जब भी जो भी वर्ल्ड पावर होता है एक ज़माने में मुसलमान भी दुनिया में राज करते थे, तो क्या उस वक़्त ज़ुल्म नहीं होते थे? क्या उस वक़्त गाँव के गाँव, शहर के शहर फ़तह नहीं होते थे? तो ये तो जो भी वर्ल्ड पावर होता है उसके पास पावर होती है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान को एक्सेप्ट करेगा और बकौल अफ़गानिस्तान के बिलियंस ऑफ रुपीज़ और जो भी करेंसी है उनके बिलियंस ऑफ डॉलर वो जो है फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान कोई ऐसा अमीर आदमी मुल्क तो नहीं था जिसके बिलियंस ऑफ डॉलर फ्रीज़ हों पूरी दुनिया में। क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, तो देखिए सबसे बहुत सारे आपने बहुत उम्दा किस्म के और बहुत अहम चीज़ों को उजागर किया। एक तो ये है कि पाकिस्तान और उसकी अपनी सिचुएशन। पाकिस्तान को सबसे पहले तो जिस तरह हम कह रहे थे कि सेहत में हमें अपना ख़्याल करना है, पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी ये जो है बक़ा और बुनियाद और अपने लोगों की हिफ़ाज़त और सलामती और उन्हें ये ज़रूर है कि भई तमाम खुराक और ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा करना है। फिर हम कहीं और की तरफ देख सकते हैं, चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। तो बिल्कुल, पहले तो हमें जो राशन है अपने लोगों को पहुँचाना है भाई जो बेचारे अगर भूखे मर रहे हैं और गरीब हैं। तो हमें अपने पहले मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर जो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, जैसे आपको पता ही है हम सब जो अमेरिका में भी रहते हैं और जो इंग्लिस्तान में रहते हैं और मुख्तलिफ दुनिया के, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि उन लोगों के साथ मिल-जुल के सबसे पहले बहुत ज़्यादा काम करो। ये नहीं है कि उनसे चंदा माँगा जाए सिर्फ़, बल्कि उनसे उनके स्किल सेट, बिज़नेसेस और दूसरी चीज़ों में जो है तक़वियत हासिल की जाए। पाकिस्तान के बहुत से लोग यहाँ पे अमेरिका में मुक़ीम हैं, जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और उसके अलावा वो बरामद में, तिजारत में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। उन्हें टैप करना चाहिए हमें। तो ये तो रहा कि पाकिस्तान में जो लीडरशिप है उसको सबसे पहले वही सोचना चाहिए जो चीन ने किया और अपनी चीनी कम्युनिटी को बिल्कुल। इस्तेमाल किया। इसी तरह आपने देखा कि भारत के जो बहुत सारे जो हुकूमत है वो हर वक़्त अपने जो भारतीय जो शहरी हैं उन जो अमेरिकन शहरी बन चुके हुए हैं, उनके साथ मिलकर काम करती है और दुनिया के साथ भी मिलकर काम करती है। तो ये चीज़ जो है इसका बहुत ज़्यादा एहसास मैं दिलाने की कोशिश करता हूँ कि हर पाकिस्तानी अमेरिकन जो यहाँ रहता है, चाहे वो कम अ, माली हैसियत में हो या ज़्यादा माली हैसियत में हो, वो वहाँ के पाकिस्तानियों से ज़्यादा बेहतर हिस्से में मौजूद है और जो उसको ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं। तो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए। उसी वक़्त जो है ये ट्रांज़िएंट जो फिक्स हैं, ये कभी नहीं होंगे। मिनी बजट कोई चीज़ सॉल्व
मैक्स जो है वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकेगा। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का आपने अमेरिका से ताउन का कहा, ये प्री नेगोशिएटेड सेटलमेंट थी। तो इसमें जो कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए होंगे उन्होंने, कोई तालिबान की हुकूमत कोई ऐसे 2 सेकंड में तो नहीं आ गई, उनसे कितने अरसे से कतर में मुलाकातें होती थीं, पाकिस्तान के उसमें हमेशा मुशावरत शामिल रही। तो अब वो बातें जो है वो किसी तरह उजागर नहीं की गईं और ना शेयर की गईं, उस पे कयास आराई तो बहुत की जा तो इस पे सकती ये है। ड्रामेबाज़ी करने की ज़रूरत क्या थी? अगर मैं भी यही कह काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि ये तो डिसाइडेड था। अभी अशरफ गनी का भी कहीं बयान आया कि मैंने तो खुद दी है उनको हुकूमत, कि भाई आके कर लो हुकूमत। तो ये सब ड्रामेबाज़ी फिर करने की ज़रूरत क्या थी? इस इस उसकी वजह ये थी कि अगर देखिए ना कि हर इंसान जो है वो जो भी है वो चाहता है कि जिसे कोई तो फेस सेविंग का आपको एग्ज़िट देना पड़ता है हर एक को। तो इसी तरह ये था कि मेरा ख़्याल है कि जब बड़ी ताकतों का उसमें इनक़लाब ही होता है किसी जगह से, तो आपने उसके बावजूद देखा कि इतनी प्री नेगोशिएशंस के बावजूद बात इस मौके पे आ गई कि जहाज़ों में लोग चढ़ने के लिए भाग रहे थे, चाहे वो अफ़गानी थे, चाहे वो कहीं और के थे। ये चाहे वो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे फ़ौजी, जिस तरह वो इनक़लाब हुआ वो सब आपको पता है। तो इसका मतलब कि प्रेशर बहुत था कि अब निकला जाए इसमें, यानी प्रेशर पॉइंट आ गया था, टिपिंग पॉइंट आ गया था। बिल्कुल। लेकिन जो देरपा मसाइल हैं उनको अब देखिए वहाँ पर दुनिया की ताकतें जो है उसमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें अब अमेरिका ही दुनिया में एक वो नहीं रह गया कि जो अफ़गानिस्तान में जो करेगा वही होगा। इस वक़्त चीन जो है, चीन की हुकूमत जो है उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में और उन्होंने उनके साथ काम करना और ताउन करना शुरू कर दिया है। तो जब आप उस बात की तरफ आ रहे हैं कि जहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ की बात है, उनको खुद यानी पाकिस्तान को भी उन पे मुसलसल इस बात का प्रेशर डालना चाहिए और चाइना को भी डालना चाहिए और आपको पता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत भी उसमें दिलचस्पी रखती है। तो अफ़गानिस्तान कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कि दिलचस्पी रूस भी दिलचस्पी रखता है। तो इसलिए जो है ज़्यादा फ़ोकस अगर आप सिर्फ़ अमेरिका पे रखेंगे तो अमेरिका को खुद ये जो है अब मसला जो है एज़ अमेरिकन सिटिज़न्स हम जाके अमेरिकन कांग्रेसमैन से, सेनेटर से जाके ये कहते हैं कि आखिर आप किस तरह अमरीकी इंटरेस्ट को अफ़गानिस्तान में जो है पायदार बनाएँगे और उनकी मदद किस तरह करेंगे? क्योंकि इंसानी बुनियादों पे तो अब भी है ना ज़रूरत वहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। मदद की और उसकी मोबिलाइज़ेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और बाकी चीज़ें तो बाद में तय हो सकती हैं। लेकिन अगर आप खाना देंगे फिर आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं कि भई आप ख़वातीन को बाहर जाने की इजाज़त दें। अगर आप उन्हें खुराक ही मुहैया नहीं कर रहे, कुछ मदद ही नहीं कर रहे तो फिर आपकी बिल्कुल, लेवरेज क्या फिर है तो उनपे? बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये बताएँ कि अभी जो मिनी बजट में एक चीज़ जो बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ 32 कि अतियात जो अतियात बैनुल दूसरे ममालिक से आएँगे, उस पे 17% टैक्स लगाया है। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी एनजीओ को ₹100 देते हैं, $100 तो $17 तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएँगे। मेरा तो यही ख़्याल है कि जिस पे इन्होंने लिखा अभी आने वाले दिनों में थोड़ा-सा डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या था, वो अतियात का नाम क्यों लिया उन्होंने। तो चलें नाज़रीन प्रोग्राम देखते ही देखते टाइम बिल्कुल गुज़र गया। तो मैं चाहूँगा कि तारिक सब्र साहब आप कोई आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें किसी भी हवाले से? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और जहाँ-जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, वो एक असासा हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। उनके दिल, उनके जज़्बात और उनके ख़यालात हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका में भी हम हर वक़्त चाहते हैं कि पाकिस्तान को प्रमोट करते रहें और उसकी अच्छी बातों को उजागर करते रहें और उम्मीद है कि 2022 जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए एक दोस्ती की एक बहुत बड़ी बुनियाद को बढ़ाएगा और उस फाउंडेशन पे और ज़्यादा तामीरात होंगी और हमारी जो दोस्ती है वो बहुत पायदार हो जाएगी। हम चाहते हैं अमेरिका के लिए भी ये साल बहुत अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए भी ये साल बहुत अच्छा हो और दुनिया के तमाम लोगों के लिए 2022 जो है वो पैंडेमिक फ्री हो। इसीलिए मैं चाहूँगा कि साल नौ की मुबारकबाद के साथ आप तमाम लोग हिफ्ज़ व अमान में रहें और सेहतमंद रहें और खुश रहें और आबाद रहें।
बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन, मैं भी जाते-जाते ये कहूँगा कि आप लोग जो हैं अपना ख़्याल रखें। आप लोग अगर अपना ख़्याल नहीं रखेंगे, तो आप दूसरों का ख़्याल नहीं रख सकते। एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखें कि अगर आपको कोरोना होता है या नया वेरिएंट होता है, तो आप जो हैं फ़ौरन बताएँ आस-पास के लोगों को, एट लीस्ट उन लोगों को जिनसे आप 1 दिन या 2 दिन पहले मिले थे। आप उस खबर को छुपाएँ नहीं, कोई खबर छुपाने वाली नहीं है। ये अगर आप इसको लोगों को बताएँगे तो हो सकता है कि वो आगे फैलने से बच जाए। क्यों डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूँ ये बात? कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो छुपा लेते हैं कि नहीं, नहीं बताना नहीं है। तो मैंने कुछ लोगों को देखा, वो व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि यार मुझे कोरोना हो गया है, तो प्लीज़ जिनसे मैं मिला हूँ, वो थोड़े दिन क्वारंटीन में रहें। मतलब बड़ी अच्छी बात है कि आप खुल के बयान करें। और आपको याद है कि एक पाकिस्तानी लड़के आमिर को कोरोना हुआ था सबसे पहले, पहला पाकिस्तानी था, यूटा में था। हमने उसका इंटरव्यू भी किया था। तो उसने बाकायदा व्हाट्सएप पे लिखा हमारे कि मुझे कोरोना हो गया है। तो आपका क्या ख़्याल है, मैं कि बताना चाहिए फ़ौरन लोगों को या नहीं? जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल ये एक बहुत ही फ़र्ज़ की हैसियत से है, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर खुदा न ख़ास्ता आपको हुआ है, तो आप ये भी मालूम करें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसे कहा जाता है यहाँ पे, कि किससे आपको लग सका है, कहाँ पे आप जा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। क्योंकि इसका 2 से 5 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड है और आप एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं उस वक़्त में। तो जिन-जिन लोगों से आपकी मुलाकात उस अरसे में हुई हो, उन तमाम लोगों को आपको फ़ोन करके या किसी और कम्युनिकेशन की मीन्स इस्तेमाल करते हुए अ, आपको बताना बहुत फ़र्ज़ है ये, ताकि वो इस चीज़ से बच सकें और वो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें और क्वारंटीन में जा सकें, क्योंकि उनमें से ये मुमकिन है कि कुछ लोगों को वो लग जाए, खुदा न अच्छा, ख़ास्ता, और वो भी एक फिर ताकि एहतियाती तदाबीर कर एक सकें। सवाल और मैं चाहूँगा पूछना, एकदम मेरे ज़हन में आ गया था कि ये जब आपको कोरोना हो जाए, तो जो कुछ लोग कहते हैं कि पहले 14 दिन का क्वारंटीन था, फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब 10 दिन का है, अब वो 7 दिन पर आ गया है, पहला सवाल। दूसरा ये था कि ऐसा भी होता है कि आपको कोरोना है, लेकिन वो सिर्फ़ आपके जिस्म या आपके ऊपर तक रहा, आपने 10 लोगों को फैलाया और उसके बाद आपको भी कुछ नहीं हुआ। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं? जी हाँ, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस है और बहुत लोगों को ऐसा हुआ और इत्तफ़ाक़न मालूमात हुई कई लोगों को कि भई कोई किसी अपने काम से गया, कहीं उसे काम पे करना पड़ा कोई टेस्ट, कभी उन्हें कोई सर्जरी होने वाली थी उसके पहले, कोई प्रोसीजर से पहले। तो ऐसे बहुत से केसेज़ मौजूद हैं जिनमें जिसको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस, मगर कोविड-19 टेस्ट पॉज़िटिव कोरोना वायरस कहा जाता है। उसमें वो कैरियर की हैसियत से वो इस वक़्त उसमें हो जाते हैं इस्तेमाल, और उससे भी कई मौकों पर कोरोना वायरस फैल जाता है क्योंकि वो जिससे कॉन्टैक्ट में आए। इसके बावजूद कि वो ये सिम्प्टोमैटिक हैं, वो कंटेजियस ज़रूर रहते हैं। बिल्कुल, उसकी थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी वाशिंगटन, आपका अपना टीवी चैनल, आपकी अपनी कम्युनिटी का टीवी चैनल। हमें अपने जो मशवरे हैं, वो ज़रूर दिया करें। हमारे प्रोग्राम को पसंद और नापसंद करने का हमें ज़रूर बताया करें। तो इसी के साथ जो है डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया। जी। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.